Hello everyone, good afternoon to all of you. प्रशांत ठाकुर, स्वाति प्रिया, कृष्ण कुमार धानुराज, यशस्वी अभिनव, दिव्यांशु रंजन। पिछले क्लास में हम लोग सर्कुलर मोशन का कुछ कंसेप्ट सीखे थे और लास्ट में सीख रहे थे कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करे वेरिएबल स्पीड से, तब उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे और किस किस तरह का एक्सेलरेशन होगा, जिसमें हम लोग नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हेडिंग दे करके पढ़े थे। ठीक है, तो आगे जो है उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पहले बता रहे हैं, फिर आगे का जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको पढ़ाएंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन में कहा गया, ए पार्टिकल फॉलोज सर्कुलर पाथ of radius 1 meter with speed v is equal to 40 plus 5 मीटर पर सेकंड, है ना। स्पीड जो है इसी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, यानी जैसे जैसे टाइम बीतेगा स्पीड बदलते जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा आपसे, फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेकंड क्वेश्चन नॉर्मल एक्सेलरेशन और थर्ड क्वेश्चन टोटल एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। टाइम जब 2 सेकेंड हो उस समय आपको टेंजेंशियल रेडियस लिखना है, तो टेंजेंशियल, नॉर्मल और टोटल एक्सेलरेशन निकालना। ठीक ठीक ना। पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा, मान लो किसी समय पार्टिकल यहाँ पर है, पहले ये देख लो कि इसका स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो देखो, टाइम जब 0 तो स्पीड 5, टाइम 1 स्पीड 9, टाइम बढ़ते जाएगा स्पीड बढ़ते जाएगा। और सिखाए थे कि जब भी स्पीड बढ़ रहा हो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एलोंग द टेंजेंट आगे की ओर होता है, यानी पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है तो इधर हुआ, अगर स्पीड घट रहा होता तो उसके उल्टा हो जाता। नॉर्मल एक्सेलरेशन इसके अपोजिट में हो गया और टोटल एक्सेलरेशन इधर। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। अब आइए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा कितने के इक्वल? तो स्पीड दिया हुआ है 40 प्लस 5 और सिखाया गया था आपको कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ही ना होता है, यानी आप dv/dt निकाल, तो 4 × 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यही हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हर 1 सेकेंड में इसका स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगा। अब देखिए, नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो आप जानते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन v² / r,
और v का वैल्यू 40 + 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। बस टाइम के जगह 2 सेकेंड पुट कर दे तो देखिए तो नॉर्मल एक्सलेशन क्या आ गया, तो 4 × 2 + 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस 1। देखो तो 8 और 5 13 हो गया, स्क्वायर करेंगे 169 मीटर पर सेकेंड। ये नॉर्मल एक्सेलरेशन हुआ। देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आया है उसको टाइम से मतलब नहीं, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। यानी इस एग्जाम्पल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग देखें तो फिक्स हो गया, लेकिन नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम बढ़ते जाएगा नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बढ़। अब पूछा जाए टोटल एक्सेलरेशन क्या हो, तो टोटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस नॉर्मल स्क्वायर। टेंजेंशियल क्या है जी, तो 4 है, नॉर्मल क्या है तो 169। बस ये हो गया टोटल एक्सेलरेशन। अब जो है आपसे ये पूछा जाए कि टोटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच एंगल क्या होगा, यानी अगर हम लोग tan थीटा निकालें तो n/80 और नॉर्मल एक्सेलरेशन 169 और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 4 है, तो देखो तो थीटा क्या हो गया tan इनवर्स 169/4। यही हो गया एंगल बिटवीन टोटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बोलिए इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड करें, इसको आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। चलिए जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक, चलिए थोड़ा जो है ना मेरे को सर्दी खांसी हो गया है, इसलिए थोड़ा हल्का अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें ये तो हम लोग सीखे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब आगे जो है हम लोग ये सीखेंगे कि टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है एग्जाम्पल वाइज कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आपसे कोई कह दिया कि एक पेंडुलम, थोड़ा सोच करके जवाब दीजिएगा, एक पेंडुलम इस तरह से ओसिलेट कर रहा, किसी समय पेंडुलम जो है इस पोजीशन पर, ठीक ना, इस पोजीशन पर है, जा तो रहा है ये ऊपर, इस P पॉइंट पर है। अब आपसे कहा गया
कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट पी, और 4 ऑप्शन दिया। थोड़ा सोचना, 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि पेंडुलम जब इस पी पॉइंट पर होगा, ठीक ना, अभी समझो इस पोजीशन पर पेंडुलम है, तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, सपोज करो एक ऑप्शन में दिया हुआ है इधर होगा, जो सेकंड ऑप्शन है वो कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो इधर होगा। इधर जो एरो दिया हुआ है ना, वही एक्सेलरेशन का वो डायरेक्शन होता है। एक जो है वो कह रहा है कि नहीं, जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर होगा। एक ऑप्शन है कि एक्सेलरेशन जो है वो इधर होगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, थोड़ा सोच करके बतलाएं। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, किसी समय ये पी पॉइंट पर है, ऊपर जा रहा, तो इस बॉल का एक्सेलरेशन किधर होगा। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, सब ऑप्शन में अलग अलग डायरेक्शन में एरो दिया हुआ है। पूछा जा रहा बतलाओ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा। चलिए आप लोग थोड़ा ऑप्शन सिलेक्ट करें तो देखते हैं कौन कौन लोग सही सिलेक्ट कर पा रहे हैं। हाँ, चलिए यशस्वी अभिनव बोल रहे हैं 4, सोनाली बोल रही है डी। चलिए 4D एक ही बात हो गया। कृष्ण कुमार 2 बोल रहे हैं। राहुल राज 1, धानुराज 4। अब आइए इसको एक्सप्लेन करते रहे। देखो सही ऑप्शन जो है ना, वो तो 4th ऑप्शन ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉल जब इधर जा रहा है तो स्लो होते जा रहा है ना, जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्लो होगा, इधर जाके रुक भी जाएगा, फिर लौट के आएगा। तो स्लो जब होते जाता है तो आपको मालूम है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एलोंग द टेंजेंट होता है, और जिधर जा रहा है उसके अपोजिट में, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर हो, है ना। और नॉर्मल जो है वो टुवार्ड्स द सेंटर। नॉर्मल तो हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर होता है, v²/r²। तो टोटल एक्सेलरेशन तो इधर होगा, इसी के बीच में होगा। इसलिए सही आंसर जो है वो तो 4th थी। अच्छा चलिए इसी क्वेश्चन को सोच करके जवाब दीजिए कि अगर ये पेंडुलम ऊपर से नीचे आ रहा होता, ठीक ना, जैसे वो सिलेक्ट कर लौट करके अगर आ रहा होता, तब ऑप्शन क्या होता। चलिए समझिए, क्वेश्चन हम मिटा दिए, नया क्वेश्चन हो गया। अब ये इधर जा रहा है और अब आपसे पूछा जा रहा है कि बतलाओ टोटल एक्सेलरेशन की। ऐसे भी पूछे ना एक्सेलरेशन किधर होगा, मतलब टोटल एक्सेलरेशन किधर। चलिए अब सोच के जवाब दीजिए, अगर ये लौट के आ रहा होता तो एक्सेलरेशन किधर हो।
चलिए, यशस्वी बोल रहे हैं कि फिर से 4 ही होगा। धानुराज बोल रहे हैं नहीं, अब बी ऑप्शन होगा। सौरभ बोल रहे हैं कि नहीं, 3 ऑप्शन होगा। अस्मित बोल रहे हैं 4, सोनाली भी 4, कृष्ण कुमार 3 बोल रहे हैं, अथर्व कश्यप 4, दिव्यांशु रंजन 4, विकी यादव बोल रहे हैं सेम, यानी ये भी 4 ही बोल रहे हैं। चलिए, सब लोग, सोनाली शर्मा 4, सब लोग अब सेम आंसर पर आ गया। तो देखो, हाँ 4th ही अभी भी होगा। कैसे? तो बॉल ऊपर से नीचे आ रहा था, स्पीड बढ़ रहा है ना। स्पीड जब बढ़ता है तो अलोंग द टेंजेंट, आगे की ओर टेंजेंशियल, नॉर्मल इधर तो टोटल इधर, ठीक ना। टेंजेंशियल इधर, नॉर्मल इधर, टोटल इधर, हो गया क्या? यानी कि आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब तो कोई पूछता कि नॉर्मल कितने के इक्वल होगा, तो नॉर्मल कितने के इक्वल होगा, तो वो तो v²/r होता है। अगर इसी में कोई पूछ देना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितने के इक्वल होगा, तो उसका तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक ना। तो बिल्कुल सही पढ़े। तो आप कहिएगा v बताइएगा, तब ना हम dv/dt निकालेंगे। लेकिन देखो, एक बात सिखा दें, देखो जी, जैसे नीचे mg, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। mg को कंपोनेंट में ब्रेक करें, इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा। देखो, ये लॉन्ग दी टेंजेंट कितना फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा। अब लगने के लिए तो इधर टेंशन भी लग रहा है, समझना बात को। ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ये सब फोर्स तो लग ही रहा है। अगर बाय द वे पूछा जाए ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या, तो एक बात जानना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने का एक और तरीका है कि फोर्स अलोंग द टेंजेंट निकालें, और उसमें डिवाइड कर दें मास। तो अलोंग द टेंजेंट फोर्स हो गया mg sin थीटा, यानी g sin थीटा। ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हो गया क्या? तो चलिए, काम खत्म हो गया। ये हम लोग टेंजेंशियल नॉर्मल पे बात किए। चलिए, अब हम लोग आगे सीखते हैं कि जब कोई साइक्लिस्ट सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है तो वर्टिकल से कितना एंगल बनाता है, या अपना स्पीड कितना बना करके रखे कि वो बैलेंस्ड रहे। ये सब आगे हम लोग सीखते हैं। फिर हम लोग सीखेंगे कि कोई कार है और मान लो सर्कुलर टर्निंग पे कोई गोलंबर के चारों ओर घूम रहा है, तो अपना स्पीड कितना रखे कि वो फिसले नहीं, स्पीड जब बढ़ रहा हो, घट रहा हो, ये सब अलग अलग केसेज को देखें। मिटाए ना इसको, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अलोंग द टेंजेंट फोर्स देखें, मास से डिवाइड करें। चलो मिटाते हैं। देखो जी, मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन हॉरिजेंटल सर्कुलर पाथ। देखो जी, अगर सर्कल में मूव करता है साइकिलिस्ट, माने साइकिल को लेकर के सर्कल में गोलंबर के चारों ओर, तो देखते हो ना टर्निंग पर हल्का टर्न ले लेता है, ऐसे टिल्टेड हो जाता है, बेंड कर जाता है।
तो ऐसा क्यों होता है? देखो एक बात जान लेना, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में तभी मूव कर सकता है जब सेंटर की ओर कोई फोर्स लगे। बिना फोर्स लगे सेंटर की ओर वो सर्कल में मूव कर ही नहीं सकता। तो तुम कहोगे कि अर्थ जो है वो तो सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहती है ना, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा, तो क्या आप रस्सी से बांध के रखे हुए अर्थ इधर उधर भागे नहीं? तो बिल्कुल, रस्सी से भले नहीं बांधे हो, अर्थ और सन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जैसे मान लो अर्थ इधर भाग रही है और सन क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको अपने ओर खींचा, तो अर्थ इधर टर्न ले ली। जैसे कैसे कोई पत्थर को फेंकते हो, नीचे mg लग रहा है तो फेंके तो इधर थे, mg के कारण कुछ ऐसे चला जाता है कि नहीं? देखो जैसे कोई क्वेश्चन तुमसे कहे कि अच्छा एक बात बतलाओ, जब सन जो है अर्थ को अपने ओर अट्रैक्ट कर रही है तो ऐसा भी होना चाहिए था कि अर्थ आए और सन से टकरा जाए। समझो इस पेन को अर्थ, मेरे को सन समझो, यहाँ अर्थ है और यहाँ सन है। सन क्या किया, अर्थ को खींच लिया, काम खत्म हो गया अर्थ। बोलेंगे कि नहीं, एक्चुअल में अर्थ अगर रुकी हुई होती तब तो ये घटना कब का हो गया होता और हम लोगों को पढ़ाई पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर अर्थ रुकी हुई रहती तब तो सन इधर खींचता और इसको आना पड़ता। एक्चुअल में अर्थ में मोशन है, अर्थ इधर भाग रही है और सन उसको खींचा, तो अपने वेलोसिटी के कारण अर्थ आगे जाना चाह रहा और फोर्स के कारण इधर आना चाह रहा, तो मुड़ गया इधर। अब फिर इधर भागना चाह रहा, फिर फोर्स इधर, मुड़ गया इधर। यानी कि अर्थ का अस्तित्व जो है, एग्जिस्टेंस जो है, उसके मोशन के वजह से। अगर अर्थ रुकी हुई रहेगी तो फिर अर्थ नहीं रहेगी, ठीक ना, वो सन का ही एक पार्ट हो जाएगा। तो वैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करना है तो सेंटर की ओर कोई फोर्स चाहिए। जैसे कहोगे कि हम पत्थर को रस्सी में बांध दिए, सर्कल में घुमा रहे, तो जाहिर है जो टेंशन लगता है वो टुवार्ड्स द सेंटर लगता है, इसी के वजह से वो टर्न ले पाता है। तो ठीक है, आओ समझना बात को। अब जो है साइक्लिस्ट, मान लो इसी को साइक्लिस्ट, ये वर्टिकल से थीटा एंगल बनाया, ठीक ना, ऐसे टर्न लेकर के चल रहा है, ऐसे चारों ओर चक्कर लगा, नीचे लग रहा है mg, और इधर लग रहा mv²/r, ठीक ना। अगर साइकिल के ही फ्रेम में बैठ करके सोचो, देखो होता क्या है कि जब साइकिल से चलते हो तो साइकिल का जो टायर है वो इधर फिसलना चाहता है, तो इधर फ्रिक्शन लग रहा है। देखो यही फ्रिक्शन इसको टर्निंग में हेल्प करता है। अगर जमीन में फ्रिक्शन ना हो तो टर्न लेने का कोई सवाल नहीं है। अगर रोड पर कोई फ्रिक्शन नहीं हो और कोई कार जा रहा है आगे की ओर, तो कितना भी हैंडल को रोटेट कराए, कार तो आगे ही जाते रहेगा, भले चक्का मुड़ जाए ऐसे, लेकिन जाते रहेगा ऐसे। यानी कि फ्रिक्शन लगा सेंटर की ओर और इधर लगा नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान से देखो, इधर नॉर्मल, जमीन के कांटेक्ट में टायर है तो इधर नॉर्मल और इधर फ्रिक्शन। इसी नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है, नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है, जिसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं,
ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स जो है वो इधर हो जाता है। यानी माइंड में सोचो कि इस पर 3 फोर्स लग रहा है, नीचे mg, इधर mv²/r, और इधर लग रहा है कांटेक्ट फोर्स F जो है वो है नेट कांटेक्ट फोर्स। और साइकिलिस्ट जो है अपने आप को इस पोजीशन में बैलेंस्ड पा रहा है कि कोई दिक्कत मुझे नहीं। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इस पोजीशन में वो अपने आप को रुका हुआ पा रहा है, तो जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड फोर्स, जितना फोर्स लेफ्ट में उतना राइट में। तो सोचो ये थीटा तो ये भी थीटा। इस एफ को अगर कंपोनेंट में ब्रेक करें, इधर हो गया एफ कॉस थीटा और इधर हो गया एफ साइन थीटा। तो बोलेंगे ना कि ये जो एफ साइन थीटा है इक्वल हो गया mv²/r के, और ये जो एफ कॉस थीटा है इक्वल हो गया mg के। दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो tan थीटा हो गया v²/r। देख लो जी, थीटा को इसके मास से कोई लेना देना नहीं है, मास कट जा रहा। थीटा हो गया tan इनवर्स v²/r। ठीक, थीटा का जो वैल्यू है वो डिपेंड क्या क्या चीज पर कर रहा है, स्पीड पर। जितने ज्यादा स्पीड से चलेंगे थीटा उतना ही ज्यादा होगा, यानी उतना ही ज्यादा झुकना पड़ेगा। रेडियस जितना ज्यादा होगा थीटा उतना कम होगा। बड़ा सर्कल अगर होगा, समझ रहे हैं, जी का तो खैर वैल्यू फिक्स। अब देखो, अगर तुमसे कोई कहे कि तुम साइकिल से चल रहे हो, मान लो 45 डिग्री के एंगल बना करके वर्टिकल से चल रहे हो, और तुम्हारे आगे वाले पार्ट में तुम्हारा एक मित्र आके बैठ गया, तब बतलाओ थीटा पर क्या फर्क पड़ेगा? सोच करके जवाब दो तो। थीटा पर क्या फर्क पड़ेगा? थीटा बढ़ जाएगा, घट जाएगा? चलिए, बहुत लोग बोल रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखिए ध्यान से, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं एफ साइन थीटा mv²/r के इक्वल। अरे इसमें बैठा हुआ आदमी को लग रहा ना हम बैलेंस्ड है, तो जितना इधर फोर्स उतना इधर फोर्स, तभी ना बैलेंस महसूस करेगा। चलिए, कोई इफेक्ट नहीं होगा तो सही बात है, कारण कि मास से तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ लिख देते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। हाँ जी, एक स्टूडेंट प्रशांत राज लिख रहे हैं, सर एक रिक्वेस्ट है, बताइए क्या है, जल्दी से लिख दीजिए। दीप राज बोल रहे हैं सर लाइव क्लास ख़त्म हो जाए तो उसके 5 मिनट के बाद वीडियो प्राइवेट कीजिएगा प्लीज़। 5 मिनट के बाद क्यों, इसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हाँ बोलिए जल्दी प्रशांत, क्या आपका रिक्वेस्ट है? देखिए, एक्चुअल में वीडियो जो है डाउनलोड के लिए अलाउमेंट नहीं रहता है, ऐप पर देखने के लिए रहता है, ठीक ना।
चलिए देखिए, थोड़ा एक स्टूडेंट का कहना है फ्रिक्शन इधर क्यों लगता है, थोड़ा सोचिए ना 1 मिनट के लिए। आप साइकिल से जा रहे हैं, है ना, सर्कल में ऐसे मूव कर रहे हैं, तो आप साइकिल को ऐसे बेंड कराते हैं ना, तो टायर आपका किधर फिसलना चाहेगा? जैसे साइकिल ऐसे है तो जाहिर है टायर जब भी फिसलेगा तो इधर ही ना, तो टायर इधर फिसलना चाहेगा तो फ्रिक्शन इधर लगे। नहीं, सोचिए साइकिल से ऐसे जा रहे हैं, ऐसे गोलंबर है और साइकिल मेरा ऐसे है, छोड़ भी दीजिएगा तो ये टायर इधर फिसल के गिरना चाहेगा कि नहीं? तो फ्रिक्शन हो गया टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखें, इसमें साइकिलिस्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। पहले तो इसको लिख लें, कांस्टेंट स्पीड से जब भी साइकिलिस्ट मूव करेगा तो tan थीटा v²/rg होगा। और ये केवल साइकिलिस्ट के लिए नहीं है, चाहे वो स्कूटरिस्ट हो या मोटरसाइकिलिस्ट हो, सबके लिए। अब देखिए जहाँ तक सवाल है, तो जो ऐप लोग कंट्रोल करते हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है परसों। वो बोले हैं कि इस मंथ के लास्ट तक में ये सुविधा दे देंगे कि आप ऐप पर जो भी लेक्चर है उसको स्लो और फास्ट करके देख सकते। अब हम लोग इसी में आगे सीखेंगे मोशन ऑफ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। देखो जी, ठीक ना, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ समझो एक गोलंबर है और उसके चारों ओर व्हीकल जो है मूव कर रहा। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई पार्टिकल, ऑब्जेक्ट, व्हीकल सर्कल में मूव करे और अगर स्पीड कांस्टेंट हो, तो स्पीड कांस्टेंट होने पर केवल सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होता है, नॉर्मल एक्सलेशन होता है किधर? टुवर्ड्स द सेंटर। यानी ये गारंटी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो जो नेट फोर्स है वो सेंटर की ओर लगेगा ही। जब तक नेट फोर्स सेंटर की ओर नहीं लगेगा तो यूनिफॉर्म स्पीड से वो सर्कल में मूव नहीं कर सकता। हाँ, अगर स्पीड बढ़ रहा हो या घट रहा हो, ठीक ना, स्पीड अगर बढ़ रहा हो या घट रहा हो तो उस केस में नेट फोर्स सेंटर की ओर नहीं होता। लेकिन स्पीड कांस्टेंट होगा तो बस एक ही एक्सलेशन होगा, वो नॉर्मल एक्सलेशन होगा, तो वो तो टुवर्ड्स द सेंटर ही होना। ठीक, अब जो है इसी में आगे देखें, इसमें 2 केस हम लोग देखेंगे कि व्हीकल का जो मोशन है अगर उसमें कांस्टेंट स्पीड से चले तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा, अगर वेरिएबल स्पीड से चले तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा। फिर सीखेंगे कितना स्पीड से चले कि सुरक्षित रहते हुए सर्कुलर टर्निंग को पार कर सके। ठीक, देखिए मोशन ऑफ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, इसमें हम लोग केस फर्स्ट देखते हैं। व्हेन स्पीड ऑफ द व्हीकल इज कांस्टेंट, है ना, स्पीड जब कांस्टेंट हो व्हीकल का। हाँ, ये देखिए यही सर्कुलर पाथ, बढ़िया से सीखना। एक कार जो है
गोलंबर के चारों ओर मूव कर रहा, अपने रफ्तार को जो है ना फिक्स किए हुए, रफ्तार उसका बढ़ घट नहीं रहा। थोड़ा देखना, बढ़िया समझ। तो सोचो एक कार जो है रोड पर है, तो ऊपर नॉर्मल, नीचे एमजी। नॉर्मल एमजी तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समझना जो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो 1 मिनट के लिए तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो ऐसे, और जमीन में कोई फ्रिक्शन नहीं। सपोज करो मोटरसाइकिल से जा रहे हो ऐसे, हैंडल पकड़े हुए हो, जा रहे हो एकदम तेजी में जा रहे हो, और अचानक एक टर्निंग आ गया। तुम सोचा आप टर्न लेंगे, तुम हैंडल को ऐसे मोड़ दिया, तो क्या होगा? इधर भागने लगोगे? तो नहीं। हैंडल को मोड़ देने से टर्निंग नहीं हो जाती। अगर जमीन में फ्रिक्शन नहीं हो और तुम जा रहे हो ऐसे और टर्न ले लिया ऐसे, तो जानते हो क्या होगा? बस मोटरसाइकिल का हैंडल ऐसे मुड़ा रहेगा, लेकिन जिधर जा रहे हो उधर ही जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ना है, जिधर जा रहे हो उधर ही जाओगे। यानी कि एक्चुअल में क्या होता है कि समझो ये गोलंबर है, हम जा रहे हैं ऐसे और हैंडल को मोड़े ऐसे, तो मेरा जो है व्हीकल इस तरह से स्लाइड करना चाहा तो इधर फ्रिक्शन फोर्स लगे, ठीक ना? मेरा जो व्हीकल है, जैसे जैसे बाइक से जा रहे हैं ऐसे और ऐसे टर्न लिए, तो मेरा जो व्हीकल है इधर स्लाइड करना चाहा तो इधर फ्रिक्शन है ना। तो बोलेंगे क्या? समझना बात। जा रहे सर्कुलर पाथ पे, व्हीकल इधर फिसलना चाह रहा तो इधर फ्रिक्शन लगा। देखना, थोड़ा सा समझने में दिक्कत भी होता है, फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक ना? देखना, जा रहे हैं बाइक से, हैंडल ऐसे टर्न ले लिए, और गाड़ी ऐसे फिसलना चाह रहा है तो फ्रिक्शन इधर लग गया। तो वैसे ही जा रहे हैं इधर, ऐसे टर्न ले लिए, इधर जो है व्हीकल फिसलना चाह रहा, फ्रिक्शन इधर लगा। नॉर्मल लगा इधर, एमजी लगा अंदर। समझ लो, अब तो फिगर 3 डायमेंशनल है ना, एक्चुअल में ऐसा रोड है, ऊपर नॉर्मल, नीचे एमजी, फ्रिक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। मान लो इसका स्पीड जो है v है और ये अपने स्पीड को बढ़ा घटा नहीं रहा, तो ठीक। स्पीड जब कांस्टेंट है तो नॉर्मल और एमजी तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। थोड़ा सोचो, ऊपर नॉर्मल, नीचे एमजी, इधर लगा फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन इक्वल होगा mv²/r। फ्रिक्शन हो गया म्यू इंटू एन, mv²/r। नॉर्मल किसके इक्वल? तो mg के mv²/r, mm कैंसिल, b² हो गया म्यू जी आर, यानी v का वैल्यू √μ g r। समझ लो जी, अगर इस रोड पर सुरक्षित चलना है, गाड़ी फिसले नहीं, तो रफ्तार जो है ना वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यही मैक्सिमम स्पीड होगा। इससे ज़्यादा तेज चलने की कोशिश करोगे तब तो रोड के उस पर जाओगे। जैसे समझो ऐसे जा रहे हैं और यहाँ टर्निंग अचानक आ गया। बहुत बार देखते हो ना, रोड पे लिखा रहता है कृपया धीरे जाए, आगे तीखा मोड़ है। क्यों? क्योंकि जा रहे हैं तेजी से और अचानक टर्न लिया, गाड़ी फिसल के उस पर चला गया। यानी कि कांस्टेंट स्पीड से चलना है तो इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए। उम्मीद है इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो देखते हैं आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, थोड़ा सा बात करते हैं आपसे।
जल्दी से सोच के बतलाएं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, थोड़ा 1 मिनट बात कर लेते। अच्छा, 1 मिनट, कुछ जरूरी कॉल है, देखते हैं। हम तो देखो ज़्यादा जरूरी है, इसलिए ये कर ले। ठीक। चलिए, थोड़ा आप लोग रिस्पॉन्ड करें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, एक्सलेशन फ्रिक्शन के कारण। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में हम लोग सीखते हैं, थोड़ा बढ़िया से देखना। देखो, फिजिक्स के अब हम लोग उस पार्ट में पहुंच गए हैं जहां पे हम लोग माइक्रोस्कोपिक अब होंगे, धीरे धीरे उसके बारीकियों को समझेंगे। देखो, जब सारे बारीकी को समझ जाते हो ना, तो चीज हार्ड नहीं लगता है। और ऊपरी तौर पे जब हम लोग स्टडी करते हैं तो सब कुछ हार्ड लगता है। मुझे पिछले दिन 2 दिन पहले एक स्टूडेंट मिले, मैं तो उनको पहचान नहीं पाया। अभी वो पटना एम्स में डॉक्टर हैं, डॉक्टर रमन किशोर। वो मिले, मेरे को बहुत घूर घूर के देख रहे थे, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये आदमी हमको इतना घूर घूर के देख रहा है। फिर कुछ देर के बाद हम फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो वो मेरे पास आए और पैर छू करके प्रणाम किए और बोले, सर आप तो हमको नहीं पहचान रहे हैं, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, 98 में आपसे पढ़ा था। और मुझे एक बात याद है सर, क्लास में आप बार बार हम लोगों को कहते थे कि बायोलॉजी वाला स्टूडेंट मेडिकल इसलिए नहीं कर पाता है कि उसका अक्सर फिजिक्स कमज़ोर होता है। और सर बताएं, आपके फिजिक्स के वजह से ही मेडिकल को हम पास कर पाए। पढ़े तो 98 में, लेकिन आपको भूल नहीं पाए। देखो, एक बात बता दे रहा, अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हुए हो तो फिजिक्स जो है ना, वो बहुत हार्ड लगने को है ही नहीं। जो लोग भी ऐसा बतलाते हैं कि हमको बहुत हार्ड लगता है, तो इसका मतलब है ना कि उन्होंने बहुत गहराई में जा करके चीज़ों को समझने का कोशिश ही। तो आइए, एक साइकिल का फोटो बना दिया। चलिए, बहुत बढ़िया तो नहीं बना है, लेकिन समझ लीजिए एक साइकिल बन गया, है ना। थोड़ा सा आप याद करिए, कुछ नहीं तो किसी को साइकिल चलाते तो देखे ही होंगे, पैडल लगा रहा है, जा रहा है। थोड़ा ऐसे सोचो 1 मिनट के लिए। चलो, एक साइकिल में कैरियर लगा हुआ,
एक आदमी आया और कैरियर पकड़ करके ऊपर उठा लिया, ठीक ना, कि थोड़ा समझना, एक आदमी जो है कैरियर पकड़ के साइकिल को ऊपर उठा लिया और तुमसे कहा कि खूब तेज पैडल लगाओ और तुम एकदम फटाफट फटाफट लगा रहे हो, तो क्या होगा? साइकिल आगे भागेगा? नहीं ना। साइकिल का पिछला जो पहिया है, ये जो व्हील है, बस यहीं पे घूमते रहेगा, चक्कर लगाते रहेगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है। तो देखो होता क्या, ऐसे ऐसे घूम रहा है। थोड़ा बढ़िया से देखना, यहां जो टायर है, टायर जो जमीन के कांटेक्ट में रहता है, होता क्या है? ऐसे तो तुम टायर को ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तो ये वाला जो टायर है ये इधर भागना ना चाहता है। थोड़ा सोचो ना, बढ़िया से देखो ना, ऐसे ऐसे घूम रहा घूम रहा घूम रहा। इस पर ध्यान दोगे तो ये टायर यहां वाला इधर भागना चाह रहा है, ऐसे घूमता है, इधर भागना चाहता है, इसीलिए फ्रिक्शन इधर लगता है। यानी जो टायर पैडल से जुड़ा हुआ है, तो पैडल क्या करता है? उसको रोटेट कराता है। तब पैडल रोटेट कराता है तो ये वाला पॉइंट पीछे जाना चाहता है, फ्रिक्शन आगे लगता है। लेकिन आगे वाला जो टायर है वो पैडल से जुड़ा हुआ नहीं होता, उसको तो हम लोग इस रॉड के हेल्प से ढकेल करके ले जाते है ना, उसको एक तरह से हम लोग ढकेल करके ले जाते हैं। जमीन में अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आगे वाला जो व्हील है फिसलते जाता, वो लुढ़कने वाला नहीं था, क्योंकि उसमें पैडल नहीं लगा हुआ। लेकिन होता क्या है कि आगे वाला जो व्हील है चाहता है कि हम फिसलते हुए जाएं। तो सोचो, जैसे मेरे हाथ को ही इस हाथ पर अगर स्लाइड कराओगे तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा कि नहीं? तो इस पर फ्रिक्शन इधर लगता है, और यही फ्रिक्शन इसको रोटेट कराता है। याद रखना, पीछे वाला जो व्हील है ना, उसको पैडल रोटेट कराता है, फ्रिक्शन तो विरोध करता है घूमने से। देखो घूम रहा है ऐसे, अब फ्रिक्शन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन तो चाहेगा ऐसे घूमे, फ्रिक्शन तो विरोध करता है पीछे वाला व्हील को, लेकिन आगे वाला व्हील को ये घुमाने का काम करता है, क्योंकि आगे वाला व्हील अपने मन से घूम नहीं रहा, अपने मन से तो फिसलते जाना चाहता है। पीछे जो फ्रिक्शन लगता है वही इसको रोटेट करा देता है। अब देखो, ये जो F1 है, अगर F2 से ज्यादा होगा, यानी अगर बहुत तेजी से तुम पैडल को रोटेट करा रहे हो, तो F1 बढ़ते जाता है। F1 अगर F2 से ज्यादा होगा तब ये स्पीड अप होगा, इसका स्पीड बढ़ते जाएगा। अगर उल्टा हो, F1 लेस देन F2 हो, तो ये स्लो होते जाएगा, स्लोज डाउन लिखते रहे। और अगर F1 और F2 इक्वल होगा तो स्पीड कांस्टेंट होगा, तब रफ्तार न बढ़ेगा न घटेगा, तब एक समान गति से साइकिलिस्ट जा रहा है। देखो यही बात कार के लिए भी होता है, मोटरसाइकिल के लिए भी होता है। मोटरसाइकिल में भी पीछे वाला व्हील जो है वो इंजन से कनेक्टेड रहता है ना। तो जब एक्सेलरेटर लेते हो ना तो पीछे वाला व्हील घूमता, आगे वाला नहीं। बहुत बार देखते हो ना, लोग अपना आगे वाला व्हील को हवा में रख लेता है और मोटरसाइकिल को चलाते रहता है। तो पीछे वाला व्हील चूंकि जुड़ा हुआ है इंजन से, तो उसको इंजन रोटेट कराता है और यही फ्रिक्शन उसको आगे लेकर के, यानी कि कोई भी व्हीकल हो जब वो रोड पर चल रहा है तो फ्रिक्शन के वजह से ही चल रहा है। अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं रोड पर, ना F1 होता ना F2 होता, कितना भी पैडल लगाओ, कितना भी पैडल लगाओ, साइकिलिस्ट जो है
वो आगे पीछे जाने वाला नहीं, ठीक ना। साइकिलिस्ट आगे पीछे जाने वाला नहीं, जहां है वहीं रहेगा। कार भी है, भाई कितना भी एक्सेलरेटर दबाओ चक्का घूमेगा लेकिन कहीं जाने वाला नहीं। उसको ले जाने वाला कौन होता है? फ्रिक्शन। तो ध्यान से देखो, तुम कार से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से जा रहे हो रोड पर, कोई कहे तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट है, क्या फ्रिक्शन नहीं लग रहा है? बोलेंगे कि देखो फ्रिक्शन तो लग रहा है, नेट फ्रिक्शन जीरो है। पीछे वाला चक्का पे आगे फ्रिक्शन लग रहा है, आगे वाला पीछे लग रहा है। अगर दोनों इक्वल हो गया तो नेट फ्रिक्शन क्या हो गया? जीरो। यानी आगे पीछे नेट फ्रिक्शन जीरो हो, तभी स्पीड कांस्टेंट हो सकता है। स्पीड अप हो रहा है यानी आगे लगने वाला फ्रिक्शन पीछे वाला से ज्यादा है, यानी नेट फ्रिक्शन आगे की ओर है। उम्मीद है इस बात को आप लोग समझे होंगे। थोड़ा रिस्पॉन्ड करें। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करें। चलिए अब हम लोगों को केस 2 सीखना है कि जब साइकिलिस्ट जो है या व्हीकल जो है सर्कुलर पाथ पर चले और उसका स्पीड जो है चेंज होते जाए, बढ़ते या घटते जाए, तो उस केस में इक्वेशन कैसे लिखेंगे? यानी आते हैं केस 2। When vehicle follows circular path with increasing speed, ठीक ना। सर्कुलर पाथ को फॉलो करे इंक्रीजिंग स्पीड से, ठीक है। थोड़ा समझना बात को। तो स्पीड जब बढ़ते जाएगा तो उस केस में सोचो इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है। थोड़ा सोचना। एक कार है, रफ्तार बढ़ते जा रहा और ऐसे टर्न ले रहा है। देखो रफ्तार जब बढ़ रहा है ना, थोड़ा ऐसे सोचो ना, कार ऐसे सीधे जा रहा है, रफ्तार बढ़ रहा है। अगर स्ट्रेट रोड है, रफ्तार बढ़ रहा है, तो अभी ना सीखा है कि नेट फ्रिक्शन आगे की ओर होगा, क्योंकि कार के कुछ व्हील पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा और कुछ पे आगे लगेगा। जो कार का व्हील पावर से जुड़ा हुआ होगा, मतलब समझो पैडल से जुड़ा हुआ होगा, जैसे साइकिल में रहता है, उस पर फ्रिक्शन पीछे, उस पर फ्रिक्शन आगे और दूसरे वाला पर पीछे। और स्पीड बढ़ने के लिए नेट फ्रिक्शन आगे की ओर चाहिए, यानी कि अगर स्पीड बढ़ रहा है तो नेट फ्रिक्शन तो आगे होगा, लेकिन टर्न भी ले रहा है। तो थोड़ा सोचो ना, अभी ना पढ़ा था कि मोटरसाइकिल से जा रहे हो और टर्न लिए तो हैंडल को ऐसे मोड़े, हैंडल इधर फिसला, फ्रिक्शन सेंटर की ओर हो जाता था कि नहीं? यानी कि
स्पीड भी बढ़ रहा है। थोड़ा सोचो, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, स्पीड बढ़ते जा रहा है, तो नेट फ्रिक्शन आगे की ओर, और टर्न लिए तो एक और फ्रिक्शन हो गया टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब कि समझो फ्रिक्शन आगे भी होगा और टुवर्ड्स द सेंटर भी होगा, यानी नेट फ्रिक्शन इधर हो जाएगा। थोड़ा समझना बात को। अगर स्पीड बदलते हुए जाएगा तब जो नेट फ्रिक्शन है वो कुछ एंगल पे होगा, सीधे टुवर्ड्स द सेंटर नहीं होगा, एलोंग द टेंजेंट नहीं होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है तो एलोंग द टेंजेंट तो फ्रिक्शन होना ही है, और सर्कल में मूव कर रहा है तो सेंटर की ओर तो होना ही है। यानी अब समझो दो दो फ्रिक्शन है, एक स्पीड बढ़ाने वाला जो आगे की ओर, और एक टर्निंग में हेल्प करने वाला टुवर्ड्स द सेंटर। उम्मीद है जो बात बताए उसको आप समझे होंगे। आइए पहले हम यहीं पे आपका रिस्पॉन्स देखते हैं, क्योंकि यही सब बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। चलिए जल्दी से बताइए। फ्रिक्शन के डायरेक्शन को समझ गए क्या? तेजी से रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, एक स्टूडेंट लिख रहा है कि भाई कंफ्यूज हो रहा है, आगे जा रहा है, फ्रिक्शन भी आगे। तो ये नहीं आपको मालूम है कि आप भी जो रोड पर पैदल चलते हैं तो चलते आगे हैं, फ्रिक्शन भी आगे ही नहीं रहता है। फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़े थे कि नहीं? अभी भी साइकिल वाला देखे ना, साइकिल वाला केस में पिछला जो चक्का था उस पर फ्रिक्शन आगे था, अगला पर पीछे था, तो नेट फ्रिक्शन आगे है तभी ना स्पीड अप होगा। रोड पे आप दौड़ते हैं तो आपका पैर पीछे फिसलना चाहता है, फ्रिक्शन ही ना आपको स्पीड अप करता है, ठीक ना? तो देखो होता क्या है, अगर व्हीकल स्ट्रेट रोड पर जाता, टर्न नहीं लेता और स्पीड बढ़ते जाता, तो जाहिर है नेट फ्रिक्शन आगे होता। माने कुछ व्हील पर पीछे, कुछ पर आगे, आगे लगने वाला फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा। फ्रिक्शन ही ना है जो स्पीड अप कराएगा, और कौन आपको बढ़ाएगा घटाएगा रफ्तार। और जब टर्न लेते हैं तो सेंटर की ओर एक फ्रिक्शन होता है, जो केस फर्स्ट में पढ़े। केस फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? कांस्टेंट स्पीड से व्हीकल जा रहा है, ऐसे टर्न लिया, फिसलना चाहा तो फ्रिक्शन एक सेंटर की ओर आ गया। यानी माइंड में ये सोचो कि स्पीड बढ़ाने के लिए एक फ्रिक्शन है और एक फ्रिक्शन टर्निंग के लिए। स्पीड बढ़ाने वाला फ्रिक्शन जिधर इस वेलोसिटी का डायरेक्शन है उधर है, अलोंग द टेंजेंट, और सर्कल में मूव कराने वाला टुवर्ड्स द सेंटर। तो सोचो इसमें टेंजेंशियल एक्सलेशन भी होगा और नॉर्मल एक्सलेशन भी होगा। टेंजेंशियल और नॉर्मल दोनों होगा, तो टोटल एक्सेलरेशन इधर हो। तो F इक्वल टू m इंटू ए, फ्रिक्शन हो गया म्यू इंटू एन, और A जो है AT स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस नॉर्मल स्क्वायर। थोड़ा समझना, फ्रिक्शन हो गया मास इंटू एक्स, यानी नेट फ्रिक्शन हो गया इधर। ऐसे भी याद करो ना, जब कोई भी पार्टिकल सर्कल में मूव करता है इंक्रीजिंग स्पीड से, तो टेंजेंशियल एक्सलेशन इधर, नॉर्मल इधर, तो टोटल इधर, ठीक? नॉर्मल तो mg के इक्वल, टेंजेंशियल एक्सलेशन तो dv बाई dt होल स्क्वायर, नॉर्मल v स्क्वायर बाई r होल स्क्वायर।
एम गायब हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर करें, dv बाई डी टी होल स्क्वायर v टू द पावर 4 बाई आर स्क्वायर, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर dv बाई डी टी होल स्क्वायर, तो v टू द पावर 4 म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, बस यहां से v का वैल्यू निकाल, आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर dv बाई डी टी होल स्क्वायर पूरे पर पावर 1/4, बस यही आंसर। ठीक है ना। मतलब कि अगर आप स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं तो इस स्पीड से ज़्यादा अगर स्पीड रख लिए तब व्हीकल जो है वो स्पीड अप कर जाएगा, फिसलने लगेगा। तो चलिए यहाँ तक तो आप उम्मीद है समझे होंगे। चलिए आगे रिस्पॉन्ड करें। चलिए ठीक है, आप लोग समझ गए इसको, अच्छी बात है। वैसे देखिए एस.सी. वर्मा में 20 नंबर जो न्यूमेरिकल है वो एग्जैक्टली यही केस 2 ही, ये न्यूमेरिकल भी समझ लीजिए 20 नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोगों को सर्कुलर मोशन में लास्ट जो सीखना है वो है बैंकिंग ऑफ ट्रैक। जैसे आप देखते होइएगा कि जहाँ पे रोड तेजी से टर्न लेता है, मुड़ता है, वहाँ पे रोड के बाहरी किनारे को थोड़ा ऊंचा कर दिया जाता है जिससे कि दुर्घटना होने से बच जाए। बैंकिंग ऑफ ट्रैक, आइए थोड़ा समझिएगा। जैसे आप जा रहे हैं और अचानक कोई टर्निंग आ जाता है तो वहां बहुत दुर्घटना हो जाता है। तो लोग क्या करता है, इंजीनियर क्या करता है कि रोड को ऐसे इंक्लाइंड बना देता है। इंक्लाइंड बनाने से फायदा क्या होता है थोड़ा समझिए। जैसे प्लेन रोड जब रहता है तो ऊपर नॉर्मल और नीचे इंच, गाड़ी ऊपर नीचे तो नहीं जाता है। और टर्न लेता है तो फ्रिक्शन का जरूरत पड़ता है टर्निंग के लिए, और कोई फोर्स हेल्प नहीं करता है। नॉर्मल एमजी ऊपर नीचे लगता है, वो एक दूसरे को बैलेंस जरूर करता है, लेकिन जब आप टर्न लेते हैं तो गाड़ी फिसलना उधर चाहता है, फ्रिक्शन ही उसको उधर जाने से रोकता है। फ्रिक्शन ना रहे तब तो आप टर्न ले ही नहीं सकते। आप गए, हैंडल भले कितना भी मोड़ दिए लेकिन गाड़ी तो उधर ही जाते रहे। तो आप ये जानेंगे कि ऑन शार्प सर्कुलर टर्निंग, द आउटर एज of the road is lifted up with respect to inner edge। इनर एज के कंपैरिजन में रोड के बाहरी किनारे को ऊंचा कर दिया जाता है।
अब समझ में आएगा उसका क्या बेनिफिट होता है। जो समझो यही है सर्कुलर टर्निंग। देखोगे बहुत सा जो पॉन्ड है, तालाब जो है, उसके किनारे में ऐसे स्लोप बनाया हुआ रहता है, ऐसे स्लोप बना हुआ रहता है। सोचो इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है। तो इधर लग रहा है नॉर्मल, इधर लग रहा है mg, इधर लग रहा है mv²/r। एक चीज सोचो, मान लो 1 मिनट के लिए फ्रिक्शन है ही नहीं, ठीक ना, बात कर रहे हैं इन ऑब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या टर्निंग पॉसिबल है? हॉरिजेंटल रोड पर तो हम लोग सीखे कि भाई बिना फ्रिक्शन के टर्निंग हो ही नहीं सकता, है ना। जमीन में फ्रिक्शन नहीं है, टर्न लीजिएगा गाड़ी तो रोड के उस पर जाए। लेकिन रोड को जब ऐसे इंक्लाइंड कर देते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें एक ऐसा स्पीड जरूर आता है जो बिना फ्रिक्शन के भी टर्न ले सकता है। तो आप कहिएगा कभी आप सिखाते हैं सेंटर की ओर फोर्स को होना जरूरी है, बोलेंगे हाँ वो एकदम जरूरी है। तो सोचो जब प्लेन रोड था तो नॉर्मल ऊपर और mg नीचे। तो नॉर्मल तो भाई सीधे ऊपर था, वो सेंटर की ओर तो हो नहीं सकता था। लेकिन इंक्लाइंड रोड जब होता है तब नॉर्मल ऐसे हो जाता है, और इस नॉर्मल को अगर कंपोनेंट में ब्रेक करो तो इसका कुछ कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर हुआ कि नहीं। यानी इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वही इसको टर्निंग में हेल्प करता है। तो देखना, ध्यान समझना, ये थीटा, तो ये भी थीटा है ना, पैरेलल लाइन। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा यहां से यहां, तो इसको थीटा होना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे सोचो, ये थीटा तो ये थीटा, और ये थीटा तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, आई 90 माइनस थीटा तो इसको थीटा होना पड़ेगा, ठीक ना। ये 90 माइनस थीटा है तो थीटा होगा तभी नहीं दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो। चलो देखो जी, नॉर्मल का इधर होने का फायदा ये हुआ कि इसका कुछ कंपोनेंट, देखो n को कंपोनेंट में ब्रेक करें, इधर n cos थीटा, इधर n sin थीटा। ये जो n sin थीटा है ये टुवर्ड्स द सेंटर है, तो ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो n sin थीटा इक्वल है mv²/r और n cos थीटा इक्वल है mg। दोनों को डिवाइड कर दें तो tan थीटा हो गया v²/r। देख लो जी, यानी v आ गया अंडर रूट GR tan थीटा। मतलब फ्रिक्शन नहीं भी रहे तब भी अगर आप इस स्पीड से चल दिए, अब रेडियस का जो वैल्यू दिया रहे, थीटा का जो वैल्यू दिया पुट करेंगे, अगर इस स्पीड से चलेंगे तो बिना फ्रिक्शन के भी टर्न ले सकते हैं। तो बोलो ये बढ़िया टेक्नोलॉजी हुआ कि नहीं। इसमें कुछ नहीं करना है, रोड को हल्का इंक्लाइन कर देना है। लेकिन अगर आप क्या किए, इससे ज़्यादा स्पीड कर दिए, तब तो भाई आप ऊपर फिसलने लगेंगे। जा रहे थे ऐसे, फिसल के चले गए ऊपर। अगर इससे कम स्पीड रखे तो नीचे फिसलने लगे। तो अब इसी में आपसे कहा जाएगा कि ये बतलाओ, अगर फ्रिक्शन मौजूद हो तब हम कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्पीड से चलें कि ना नीचे फिसले ना
ऊपर फिसले। तो पहले तो आप ये बताइए इसको आप समझे कि नहीं, ठीक ना। चलिए देखते हैं, रिस्पॉन्ड करें आप लोग। ठीक, चलिए। यशस्वी, अभिनव, यस सर, अस्मित गुप्ता, सोनाली शर्मा, सब लोग यस सर बोल रहे हैं। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं, अरे भाई सेंटर क्या, जैसे मान लो यहाँ सर्कल है तो यहाँ भी सर्कल है ना, ऐसे है ना। अब सेंटर को माने यहाँ सेंटर देखेंगे, जैसे रोड अगर हवाई जहाज ऐसे सर्कल में घूम रहा तो यहीं पे ना सर्कल देखेंगे, तो यहाँ के सर्कल तो ये टुवार्ड्स द सेंटर होगा। देखिए बताए हैं कि जब भी mv²/r को फोर्स के रूप में दिखाना हो तो माइंड में ये सोचना होता है इसमें हम बैठे हुए और इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ठीक ना। जब भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करे और अगर आप इस फ्रेम में बैठ जाएं तो आपको एक फोर्स दिखाई पड़ने लगता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जो mv²/r है, ठीक। अब जो है इसी में आगे हम लोग सीखते हैं कि अगर फ्रिक्शन हो तब हम कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्पीड से चले कि ना व्हीकल ऊपर स्किड करे ना नीचे जाए, ठीक। देखो जी, इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between vehicle and the road is mu, ठीक ना। व्हीकल और रोड के बीच अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड vehicle has tendency to slide down, मान लीजिए इसको केस फर्स्ट कह रहे हैं, आप व्हीकल को इस रोड पर ले करके जा रहे हैं और आप क्या देख रहे हैं कि फ्रिक्शन भी है लेकिन आप इतना धीरे धीरे चल रहे हैं कि आपको लग रहा है व्हीकल मेरा अब नीचे फिसला कि तब नीचे, यानी व्हीकल का टेंडेंसी जो है नीचे की ओर स्लाइड करने का। तो देखो व्हीकल जब नीचे की ओर स्लाइड करना चाहेगा तब फ्रिक्शन जो है ना वो इधर लगे, व्हीकल नीचे जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगे। अब यही उल्टा हो जाता, इतना तेजी से जा रहे हो कि व्हीकल ऊपर फिसलना चाह रहा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, उसको केस 2 कर ले। तो देखना ध्यान से, इतना फोर्स लग रहा, अब फ्रिक्शन भी आ गया, व्हीकल नीचे आना चाह रहा लेकिन आ नहीं पा रहा। तो खैर ऐसा करो ना, जितना भी फोर्स लग रहा है, जैसे ये थीटा जान ही रहे 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो mg को कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। सोच लो अगर mv²/r को कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो इधर हो गया mv²/r cos थीटा और इधर हो गया mv²/r sin थीटा, ठीक। सोचो व्हीकल इधर जाना चाह रहा लेकिन जा नहीं पा रहा,
इसका मतलब एम जी साइन थीटा जो है एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन के इक्वल है, क्योंकि ये दो फोर्स इधर लग रहा है, एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है। और नॉर्मल का वैल्यू अगर पूछा जाए तो बोलेंगे एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, यही नॉर्मल का वैल्यू हो। देखो जी, नीचे की ओर कितना फोर्स, तो एम जी साइन थीटा। विरोध करने वाला कितना फोर्स जो नीचे जाने से रोक रहा है, एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन। देख लेना, एम जी साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। अब फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, म्यू इंटू एन, उससे ज्यादा तो ये विरोध नहीं कर सकता। तो एम जी साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, एन के जगह पे एम जी कॉस थीटा देखो म्यू एम जी कॉस थीटा इधर लाओ, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। एम एम कैंसिल हो गया, जी कॉमन, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, आर को इधर लाइए, वी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो जी इंटू आर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। देख लो जी, यही आ गया मिनिमम स्पीड। यानी अगर इस रोड पर चलना है तो इससे कम स्पीड से चलोगे तो तुम्हारा व्हीकल किधर फिसलने लगेगा, नीचे। यानी इससे कम रफ्तार नहीं होना चाहिए। अब इसी में पता करना है कि ज्यादा से ज्यादा कितना स्पीड रखें कि व्हीकल ऊपर भी ना भागे। देखो, जब व्हीकल ऊपर भागना चाहेगा तो यही फ्रिक्शन इधर न लगने लगेगा। वैसे आप तुमको एक बात बता रहे, मिनिमम अगर निकाल लिया ना तो मैक्सिमम कितना स्पीड से चले कि ऊपर न भागे, उसका एक ट्रिक है। यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, बस आंसर आ जाए। लेकिन वो कैसे आया वो भी बतला रहे हैं। लेकिन पहले जो है ये आप जाने कि मिनिमम अगर याद हो गया तो मैक्सिमम के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ प्लस या माइनस। तो चलिए पहले तो रिस्पॉन्ड करें कि ये बात समझ पाए कि नहीं। लाइए, ठीक ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर से दूर जाते हुए होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। पिछले ही क्लास में तो पढ़े थे आप, उसको देखिएगा। ठीक, अब इसी में जो है ना हम लोगों को केस 2 को देखना है। केस 2 देखिए, इसमें नया कुछ नहीं करना है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हीकल एंड रोड इज म्यू एंड व्हीकल हैज टेंडेंसी टू स्लाइड अप। अगर व्हीकल ऊपर जाना चाहता तब ये फ्रिक्शन जो इधर दिखाए हैं है ना, फ्रिक्शन इधर ना दिखा के इधर दिखाते, बाकी सब कुछ वही रहता। तो तब देखो क्या होता, एन किसके इक्वल, तो एन तो इसी के इक्वल।
अब इक्वेशन में चेंजिंग क्या आता है, बस देखो यहां क्या चेंजिंग आता, बोलेंगे क्या, इधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है mv²/r cos थीटा, और विरोध कौन कर रहा है, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। तो mv²/r cos थीटा, mg sin थीटा, फ्रिक्शन तो म्यू इंटू एन, mv²/r cos थीटा mg sin थीटा, एन के जगह क्या लिखे, mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा। देखो v वाला टर्म को एक तरफ ले जाओ, तो mv²/r cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, mg कॉमन sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, एम कैंसिल, v² हो गया gr साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन। देख लो वही आ गया कि नहीं, सॉल्व करके देखो ना, इसको लिख दें v² एम कैंसिल gr साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू। तो मिनिमम निकल गया तो मैक्सिमम भी निकल गया, और सर्कुलर मोशन का जो भी थियोरेटिकल कंटेंट था उसको हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोगों को इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे आना है, जो आगे के क्लास में न्यूमेरिकल आपको सिखाएंगे, ठीक ना। देखते हैं टाइम भी जो है लगभग होने को है, थोड़ा रिस्पॉन्ड आप लोग करें। आज तो लगता है नेट आप लोगों का सही रहा, वैसा कोई इंटरप्शन नहीं हुआ। चलिए ठीक है, तो पूरा थियोरेटिकल कंटेंट हम लोग सर्कुलर मोशन का पढ़ लिए। अगले क्लास से प्रॉब्लम को बनाएंगे, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।